नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर ब्लॉकेजेस के बारे में जब हम सोचते तो मन में एक भयानक थॉट फ्लैश होता है और वो फ्लैश है कि या तो अभी इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए एंजियोप्लास्टी करानी होगी या फिर बाद में बाईपास सर्जरी करना हो। लेकिन कई सारे लोगों को ये पता नहीं कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास के अलावा आयुर्वेद में एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बिना शल्य क्रिया मतलब बिना सर्जरी के भी ठीक किया जा सकता है। अब वो कैसे करते हैं इसके बारे में आज हमने माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली के आईपीडी हेड डॉक्टर गौरव शेलके को यहाँ आमंत्रित किया और इनसे हम जानेंगे कि विदाउट सर्जरी ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन मैं ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले चाहता हूँ कि आप एक वीडियो देखिए जिसमें एक पेशेंट अपने एक्सपीरियंसेस सुना रहा है माधवबाग में ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट द वीडियो एंड देन द टॉक शो। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम दुर्गादास छोटेलाल नायक, रहना मोमिनपुरा नागपुर, उम्र 57 साल। मुझे 96 से शुगर और बीपी का प्रॉब्लम हो गया था। मेरा शुगर हमेशा 300 के आसपास रहता था, बीपी 180। तो ऐसा मेरा इलाज चलते रहा। अचानक 2017 में मुझे अटैक आ गया, जो मुझे यहाँ पर एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ उन्होंने मुझे एंजियोग्राफी किया और एंजियोग्राफी करने के बाद में तुरंत मुझे ऑपरेशन करने की सलाह दी है। बोले आपका ओपन हार्ट करना पड़ेगा, आप बहुत सीरियस हो। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं अभी तो ऑपरेशन करा नहीं सकता, मुझे 15-20 दिन का मोहलत दिया जाए। तो वो बोले साहब बोले आप 10-15 दिन की क्या बात कर रहे हैं, आप तो 15 मिनट भी नहीं चल सकते, ऐसी आपकी कंडीशन है। फिर मेरे परिवार वालों को बुलाया गया, फिर उनसे बोला गया कि इनका इमरजेंसी है, ओपन हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनको एक 100% ब्लॉकेज है, 2 90% ब्लॉकेज है, ऐसा इनका 3 ब्लॉकेज है। फिर दूसरे दिन ही हम लोग को माधवबाग का मालूम था। हमारे बहनों ने आज से 5 साल पहले इलाज करवा चुके थे, वो बढ़िया थे। तो उनका देख के फिर हम लोग माधवबाग गए। फिर उन्होंने मुझे 21 दिन का किट दिए और डेली मेरे से शाम को रिपोर्ट लेते थे वो कि वेट कितना कम हुआ, आज शुगर कितनी है, बीपी कितनी है। तो ऐसा करते 18-19 दिन मेरे निकले। उसके बाद उन्होंने मुझे माधवबाग बुलाया, वहाँ मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में वहाँ 7 दिन रहा। 7 दिन में बिल्कुल बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया मैं वहाँ पर। और अभी करीब 2 साल करीब हो गया, एकदम फिट है। उसके बाद में फिर मुझे पीलिया हो गया था। पीलिया के बाद में मेरे लीवर में पानी भर गया था, वो भी माधवबाग से ही मेरा ठीक हुआ। और शुगर ही मेरा भी एकदम नॉर्मल रहता है, बीपी भी एकदम नॉर्मल रहता है। जिस समय मेरे अटैक आया था उस समय मेरा वजन 68 किलो था, अभी मेरा 50 किलो वजन है। अभी एक ज़िंदगी भगवान ने दिया, दूसरी ज़िंदगी मुझे माधवबाग से मिली। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले बताइए कि जब हम सुनते हैं कि किसी को 80% ब्लॉकेज है या 90% ब्लॉकेज है, कभी 100% ब्लॉकेज रहता है, बिल्कुल, तो एग्जैक्टली ये क्या है, ये किसी को भी नहीं मालूम। अगर आप हमको विस्तार पूर्वक समझाएं कि एग्जैक्टली ब्लॉकेजेस क्या और इससे क्या परिणाम हो सकता है। तो सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है कि ब्लॉकेजेस ये शब्द सुनने के बाद ही लोगों के दिमाग में डर पैदा होता है कि मेरी हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई है, मतलब मेरे हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो चुका है। और यहाँ पे घबराहट की वजह से लोग कोई डिसीजन लेते हैं ऑपरेशन करने का या सर्जरी का, जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने 2018 में एक रिसर्च किया था कि ब्लॉकेजेस ये डेवलप कब होते हैं। उसके बारे में उनका जो रिसर्च हुआ उसमें समझ में आया कि चाइल्डहुड में सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तब से ये ब्लॉकेजेस की डेवलपमेंट चालू होती है। अब हम 7वें महीने से लेकर ही हमारा दाल चावल ये खाना चालू होता है, सॉलिड फूड्स तो तब से लेके ये ब्लॉकेजेस डेवलप होने लगते हैं। लेकिन उस समय हमें उस ब्लॉकेज की तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम जितना डाइट लेते हैं उससे कई ज़्यादा हमारी एक्टिविटी रहती है, जिसके कारण हमारी कैलोरीज जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। अब एक एज के बाद में हमारा डाइट उतना ही रहता है या अक्सर बढ़ जाता है, लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, जिसकी वजह से कैलोरी का डिसबैलेंस होता है, कैलोरी यूटिलाइजेशन हमारी कम होती है और वही कैलोरी डिपॉजिट होके चाहे वो ब्लॉकेज के रूप में, चाहे वो डायबिटीज़ के रूप में, चाहे वो आपके मोटापे के रूप में, ऐसे आपको वो तकलीफ़ें देना चालू करती है। अब यहाँ पे ब्लॉकेजेस आपको रेस्टिंग में, मतलब जो आप आराम कर रहे हो तब तकलीफ नहीं देने वाले हैं। क्यों? तो समझते हैं। रेस्टिंग में हमारा हार्ट जो काम करता है 70-75 बीट्स पर मिनट, इस गति से काम करता है। क्योंकि रेस्टिंग में हमारे पूरे बॉडी को 5 लीटर खून की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है। और क्योंकि रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि रेस्ट कर रहे हो।
जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारे मसल्स काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। उनको एक्टिविटी करने के लिए एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। वो ब्लड सप्लाई पूरा करने के लिए हमारे हार्ट को 90 to 100 बीट्स पर मिनट इतना हार्ट रेट बनाना पड़ता है या पंपिंग करना पड़ता है। अब हम जब कुछ एक्सरसाइज करेंगे या रनिंग करेंगे तब यही रिक्वायरमेंट हमारे मसल्स की बढ़ जाती है और उसको पूरा करने के लिए हमारे हार्ट को 120-140 बीट्स पर मिनट इतना काम करना पड़ता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि 5 लीटर का ब्लड 3 गुना या 4 गुना अगर हमारे ही ब्लड वेसल्स में घूम रहा है, दौड़ रहा है, तो हमारे वेसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और वो प्रेशर झेलने के लिए हमारे ब्लड वेसल्स की जो वाहिनियाँ हैं, जो वॉल्स है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में सबसे अंदर का जो लेयर है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, वो हमारे वेसल्स को लचीला बना देता है, जिसके कारणवश हम कुछ काम करते हैं या एक्स्ट्रा डिमांड में भी वो उसको ब्रॉड करके रास्ता बना देता है। अब यहाँ पे ब्लॉकेजेस की वजह से एंडोथेलियम अपना काम करना छोड़ देता है और उसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स जगह पे ही रहते हैं, जो स्टिफ हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ये ब्लॉकेजेस की वजह से होता है, इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यस, इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जो ब्लॉकेज का डिपोजिशन वहाँ पे चालू होता है, वहाँ पे जो डैमेज होता है तो उसके बाद ब्लॉकेज वहाँ पे डेवलप होते हैं, स्टिफनिंग हो जाती है। तो स्टिफनिंग हो गई तो हमें चलने में दिक्कत होती है या फिर सांस फूलती है, सीने में दर्द उठता है या बदन दर्द करता है या कंधे में दर्द करता है, गर्दन में दर्द करता है या पीठ में दर्द करता है। ऐसे अनेक लक्षण हैं जिसके कारण हमें पता लगता है कि यस, हमें अभी ब्लॉकेज का डेवलपमेंट जो है वो चालू हो चुका है, उसका डैमेज चालू हो चुका है। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स है, लेकिन अक्सर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं कि हमें लगता है कि गैसेस होगी, एसिडिटी होगी, तो हम टेम्पररी कुछ मेडिसिन खा के उसको रिलीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही चीज़ें आगे बढ़ते हुए जाके फिर गंभीर हार्ट डिसीज़ में वो रूपांतरित हो जाती हैं। जी, तो हम ये समझ सकते हैं सर कि अगर हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए या इरेगुलर लाइफस्टाइल रहा, बिल्कुल, तो ये सब आने की ज़्यादा चांसेस है और इसके लिए आपको राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और राइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक ये भी सवाल आता है कि सर अगर ब्लॉकेजेस जो है तो ऐसा पेशेंट मानने लगता है कि उसका हार्ट अटैक जाना निश्चित है, तो कहाँ तक ये सही है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्लॉकेजेस की जो डेवलपमेंट है वो बचपन से ही चालू होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि ब्लॉकेजेस और अटैक ये अगर दोनों साथ में हैं तो ब्लॉकेजेस तो अभी भी मौजूद रहते हैं। बचपन से अगर है तो हमें 24 घंटे हार्ट अटैक आना चाहिए, तो वो 24 घंटे वो फेज नहीं रहती, वो कुछ सेकंड्स की रहती है। अब यहाँ पे हार्ट अटैक क्यों आता है ये समझते हैं। जब हमारे खून की नलियों में ब्लड का क्लॉट या खून का थक्का जम जाता है या फंस जाता है, तो वहाँ पे उसको आगे पुश करने के लिए 2 ही मैकेनिज़्म काम आते हैं। या तो मेरी वेसल्स फ्लेक्सिबल हो ताकि वो रास्ता ब्रॉड करे और फिर वो क्लॉट को आगे पास होने में मदद मिले। दूसरा, मेरे हार्ट के मसल्स में इतनी ताकत हो कि वो स्ट्रॉन्ग पुली पंप करके उसको आगे धकेल दे। अब यहाँ पे मैं मान लो मेरा एंडोथेलियम खराब है और मेरी वेसल्स कड़क हो चुकी है, स्टिफ हो चुकी है, तो वहाँ पे क्लॉट जो है मैक्सिमम टाइम पे फंसा रहेगा। जितना टाइम वो फंसा रहेगा उसी को कहा जाता है मेजर अटैक आ गया। अगर वो क्लॉट फंस के तुरंत निकल गया तो उसको माइनर अटैक कहते हैं। अगर वो फंसा ही नहीं, बन के तुरंत निकल गया, तो उसको साइलेंट अटैक कहते हैं। या फिर बहुत लोगों को हमने देखा होगा, आसपास हमारे बहुत एग्जाम्पल होते हैं जिनको कभी 3-4 बार अटैक आके जा चुका है, लेकिन फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। उनको जब वो फॉलोअप में जाते हैं, कभी रूटीन चेकअप में ECG करते हैं, तब डॉक्टर साहब बताते हैं कि अरे आपको ऐसा कुछ एपिसोड होके जा चुका है। तो पेशेंट भी बोलते हैं कि आपको ऐसा कैसा बोल सकते हो, क्योंकि वो ECG में आपके चेंजेस दिखते हैं। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी एंडोथेलियम या तो अच्छी है और दूसरा उनके हार्ट की पंपिंग की क्षमता अच्छी है। उसके पीछे का कारण हो सकता है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, उनका रेगुलर एक्सरसाइज हो, उनका खान पान अच्छा है। तो ये फाइंड आउट करने के बाद ये कंक्लूजन निकला है कि आपका हार्ट अटैक का कारण जो है ब्लड क्लॉट, जिसमें देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स रहते हैं जो खून के थक्के होते हैं, और जो ब्लॉकेजेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रहता है। मतलब ब्लॉकेजेस ये कोलेस्ट्रॉल की गांठ है और अटैक का कारण जो है वो खून की गांठ है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। ब्लॉकेजेस जैसे मैंने बताया कि बचपन से डेवलप होते हैं, तो उसका एवरेज डेवलपमेंट का जो पीरियड है वो है 2 से 6 साल। और जो अटैक आने में जो मेन कारणीभूत प्रॉब्लम है जो है ब्लड क्लॉट, उसको बनने में 2 से 6 सेकंड लगते हैं।
तो इतने शॉर्ट स्पैन में क्लॉट बन सकता है। और क्लॉट बनना ना बनना ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि ओवर एक्साइटमेंट पेशेंट किसी को हो जाती है तब भी अटैक आता है, या किसी को डिप्रेशन वाली न्यूज़ सुनाई दी तब भी अटैक आ सकता है, या किसी ने ओवर एक्सर्शन कर लिया तब भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो अटैक जो है ये कुछ टेम्पररी फेज है, उससे बाहर आप निकल सकते हो या नहीं निकल सकते, ये कंप्लीट डिपेंड करता है आपका सिस्टम में आपके ब्लॉकेज ने कितना डैमेज किया हुआ है। जी यस। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ब्लॉकेजेस बहुत ख़तरनाक चीज़ है आप, लेकिन इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसा कहा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो एक मिस्ड कॉल दीजिएगा 022489300202 पर, जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, और वो है कि कई बार लोगों के अंदर ब्लॉकेजेस होता है और वो ब्लॉकेजेस के बारे में कोई उनको पता ही नहीं कि उनके यहाँ ब्लॉकेजेस डेवलप हो रहा है, यहाँ तक कि कोई एक्सटर्नल साइंस भी नहीं दिखता है, लेकिन अचानक एक दिन वो सांस फूलना या सीने में दर्द उठना ये सब होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि हार्ट अटैक और ब्लॉकेजेस ये अलग अलग चीज़ें हैं, और लेकिन साथ में जुड़ी हुई है कि अटैक से बचने के लिए आपको ब्लॉकेजेस का कम होना या ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हार्ट अटैक आने के बाद ही हम हार्ट की तरफ ध्यान देते हैं कि हार्ट को आपको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। तो अटैक ये कभी भी बोल के नहीं आता है, वो अचानक आता है। जैसे कोई सिम्टम आता है, चक्कर आके पेशेंट गिर रहे हैं, या फिर सीने में दर्द उठ रहा है, या चलने में सांस फूल रही है, अचानक से चक्कर आती है या थकान लगती है। अब यहाँ पे ये समझना है कि अटैक अगर वो बोल के नहीं आता है तो उससे हम कैसे बचें या कैसे उसको जान ले। तो हमने अगर इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री अगर पढ़ी है, तो हिस्ट्री में दो राजाओं के बीच में जब लड़ाई होती थी तब उनमें कुछ वो प्रोसेस होती थी कि अपना वो दूत भेजते थे मैसेंजर के रूप में, कि कुछ डिमांड्स उनकी रहती थी कि ये डिमांड्स हमारी पूरी करो तभी हम संधि कर सकते हैं, अगर नहीं डिमांड पूरी हुई तो हम अटैक कर देंगे। तो उसी तरह से हमारा हार्ट भी कुछ ना कुछ मैसेजेस भेजता रहता है। वो मैसेज मतलब ही हमारे साइन सिम्टम्स है। जैसे चलने के बाद सांस फूलना, बहुत बार होता है कि 100 मीटर चलने के बाद ही हमारी सांस फूल रही है, थकान लगना, 2 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही हमारी सांस फूलती है, या बहुत सारे पेशेंट्स को बात करते करते सांस फूलती है, या नॉर्मल कपड़े हम चेंज कर रहे हैं, नहा रहे हैं, यहाँ भी सांस फूलती है। तो वहाँ पे हार्ट की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्लीज़ आप मुझे ध्यान दो, मेरी तरफ आप ध्यान दो। बिल्कुल, उसने आपको मैसेज कर दिया है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। हम कुछ ना कुछ टेम्पररी सोल्यूशन लेते हैं, और जब हार्ट ये देखता है कि भाई मेरा मैसेज उनके पास नहीं पहुंच रहा है, वो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, तो उसको हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। बिल्कुल। अक्सर सर इस प्रोग्राम में खासकर हार्ट को लेकर जब चर्चा होती है तो जो भी डॉक्टर्स यहाँ आते हैं उनसे मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, वो है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों क्या चीज़ें हैं, ताकि हमारे जो नए दर्शक हैं वो इससे अवगत हो जाए। बिल्कुल। हार्ट अटैक जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जब मेरे ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाता है और वो फंसता है, जितना वो टाइम ज़्यादा फंसेगा उतना वो मेजर अटैक कहलाएगा। तो ये सिंपल हार्ट अटैक हो गया। हार्ट फेल्यूर का मतलब है कि मेरा हार्ट जितनी डिमांड है उतने सप्लाई से काम नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि रेस्टिंग में मेरा हार्ट 70-72 पल्स पर बीट्स पर मिनट इतना काम करता है। रेस्टिंग के बाद में वॉकिंग में जब हम उठते हैं, चलते हैं, तब मेरा हार्ट का काम बढ़ जाता है, वो 90-100 के बीच में काम करता है। और जब रनिंग या एक्सरसाइज करेंगे तब एक्सटर्नल पे 120-140 बीट्स पर मिनट पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये काम क्यों बढ़ता है? क्योंकि बॉडी की अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। जैसे ब्लड सप्लाई उनको अलग अलग लेवल का चाहिए। अब ये सप्लाई करने में अगर हार्ट सक्षम नहीं है, हार्ट को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब हम उसको बोलते हैं हार्ट फेल्यूर। मतलब हार्ट काम करेगा लेकिन जितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए उतनी। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल कि जैसे 100 मार्क्स का अगर पेपर है और पासिंग के लिए 50 मार्क्स चाहिए, लेकिन 45 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि बच्चा फेल हो गया है। मतलब उसको 0 मार्क्स तो है नहीं, कुछ तो मार्क्स आए हैं, मतलब जितने चाहिए थे उतने नहीं है। सेम लाइक दैट कि हार्ट को जितना काम करना एक्सपेक्टेड है उतना वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हार्ट फेलियर कहते हैं। और तीसरा चीज़ जो आपने बोला, कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब ये है कि जैसे पहले वो सिम्टम्स आपको देते हैं, उसके बाद में अगर हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, आपने हार्ट की क्षमता न जानते हुए अगर हार्ट से काम करवा लिया, जैसे सिंगर के जी का हुआ था, उनका कार्डियक अरेस्ट में वो गए थे, मतलब उन्होंने पूरा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया, कंसर्ट में पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर ली। पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने के बाद में हार्ट आपका सडनली स्टॉप हो जाता है, उसको कहा जाता है कार्डियक अरेस्ट। जी।
बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब के बताएं मुताबिक इसका ये अर्थ निकलता है उसका कि अगर आप सही समय पर सही जांच कर ले और सही ट्रीटमेंट भी लेना शुरू कर दे तो आप हमेशा सेफ रहोगे। ये इसीलिए कह रहा हूँ कि माधवबाग में एक ऐसी सुविधा है जहाँ पर आप एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड स्ट्रेस टेस्ट के ज़रिए, जैसे सर ने के का एग्जांपल बताया, तो उस स्ट्रेस टेस्ट के ज़रिए आप अपने हार्ट की एफिशिएंसी को पता लगा सकते हैं कि कितना ये रेगुलर है या नियमित है। अधिक जानकारी के लिए आपको सिर्फ एक फ़ोन करना है 022489300202 पर। सर एक और सवाल आता है कि कई बार होता है कि डायबिटीज़ कहिए, ओबेसिटी कहिए, कोलेस्ट्रॉल कहिए या फिर बाद में हाई बीपी कहिए, दीज आर चैनल्स टू लीड टुवर्ड्स अटैक या हार्ट फेलियर वगैरह होता है। लेकिन कहते हैं कि इससे ब्लॉकेजेस जो डेवलप होते हैं एग्जैक्ट ओवरनाइट बिल्डअप नहीं होते, जैसे आपने कहा हम बच्चे रहते तब से डेवलप हो जाता है। तो ये ब्लॉकेजेस शुरू हो गई है बनना, ये हम कैसे पता लगाएंगे? हाँ, तो सबसे मेन चीज़ होती है कि ब्लॉकेजेस जो बन रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल उसमें प्रोसेस बताता हूँ। हम जहाँ कॉलोनी में रहते हैं वहाँ कॉलोनी का रास्ता जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर ये सोच के बनाता है कि उस कॉलोनी के लोगों के पास में बाइक्स है या कार है तो उतना ही ट्रैफिक वो एक्सपेक्ट करता है, तो उस हिसाब से वो सीमेंट या डामर के रोड बनाते हैं। लेकिन अगर उसी रोड पे हेवी व्हीकल जाने लगे तो वहाँ का जो रोड है वो डैमेज होने लगता है, वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं। सेम हमारे वेसल्स का जो रास्ता बना हुआ है वो नॉर्मल ब्लड के लिए बना हुआ है। अगर उस ब्लड में मेरा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जा रहा है या एक्सेसिव शुगर जा रही है, तो विस्कस हो रहा है, हाँ, तो या स्ट्रेस के हार्मोन ज़्यादा जा रहा है या अल्कोहल जा रहा है, निकोटीन जा रहा है और लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब हम कभी एक्सरसाइज किया ही नहीं लाइफ में, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड जो है विस्कस होना चालू होता है। और विस्कस हो गया मतलब वहाँ का ट्रैफिक हेवी हो गया, स्मूथ फ्लो, और ट्रैफिक हेवी हो गया तो वहाँ का एंडोथेलियम जो मैंने बताया था वो डैमेज होना चालू होता है। अब रोड का डैमेज हमें दिखाई देता है, विजिबल होता है, लेकिन वहाँ का डैमेज हमको समझ में नहीं आता। तो वो डैमेज कवर अप करने के लिए हमारे ही बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल आके वहाँ पे पहले पैचवर्क कर देता है, और वहाँ पे जैसे कि वो कोलेस्ट्रॉल है तो दोबारा निकल सकता है, इसलिए बॉडी उसके ऊपर कैल्शियम फाइबर की परत जमा देती है ताकि वो फिक्स हो जाए। अब वहाँ पे रेस्टिंग में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, जब वो वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी चेक होगी, जब हम वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, कुछ हेवी काम करेंगे, तब वो वेसल जब फ्लेक्सिबल होने की नौबत आएगी तब वो तकलीफ देना चालू करेंगे, वो लचीलापन। और सबसे पहला लक्षण आता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब जो खून का प्रेशर है वो वेसल झेल नहीं पाती है तो हमारा बीपी बढ़ा हुआ दिखता है। तो ये सबसे पहला लक्षण वही है कि बीपी हमारा बढ़ा होना। और बीपी बढ़ने का लक्षण भी है कि बार बार सर में दर्द हो रहा है या चक्कर कभी कभी आ रहा है, गर्दन की नसें लग जाती हैं या कमर की नसें लगती है बीपी के कारण, हाथ पैर में झुंझुनी आती है। तो ये सब लक्षण है कि पहला बीपी आपका इंक्रीज हो रहा है और आपको धड़कनें सुनाई देती है खुद की कभी कभार, क्योंकि उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक प्री वार्निंग हो गया। और उसके बाद में अगर हार्ट पहले इनिशियली आपके हार्ट के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, लेकिन जब वो रिपीटेडली अगर बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है रेस्टिंग में ही, तब उसमें थकान जल्दी आती है, हार्ट के मसल्स फटीग में जाते हैं, तब आपके पूरी बॉडी को सप्लाई करने में वो सक्षम नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक फेल्योर। तो वहाँ पे आपको चलने के टाइम पे सांस फूलना या चलने के टाइम पे थोड़ा सा थकान लगना या चक्कर आना, पसीना छूटना, ये सारे लक्षण डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला बीपी बढ़ना और दम लगना ये शुरुआत है कि हमारे ब्लॉकेजेस का डैमेज चालू हो चुका है। सर ये जानना चाहता कि जैसे मैंने कहा ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल या फिर बाद में हाई बीपी के कारण ये हार्ट के प्रॉब्लम्स निर्मित होते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया कि जैसे ये वर्ड सुनाई देता ब्लॉकेज, जैसे मैंने शुरू में कहा था, तो तुरंत एंजियोप्लास्टी या बाईपास की याद आती। क्या ऐसा कोई तरीका है माधवबाग हॉस्पिटल में जो बिना शल्य क्रिया के, मतलब बिना सर्जरी के इसको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि सुना है आपके यहाँ एक 7-day रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट है जो काफ़ी कारगर है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। ब्लॉकेजेस का जो डर रहता है उसी की वजह से सर्जिकल ओपिनियन के लिए लोग प्रेफर करते हैं पहले तो, कि एक बार वो ब्लॉकेज है वो खुल जाए उसके बाद हम बाकी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जिनको भी 90% के ऊपर ब्लॉकेजेस है या 100% के ऊपर ब्लॉकेजेस है वो तुरंत तो नहीं आए हुए हैं, वो पहले से ही उनके बॉडी में थे। वो पता कब लगे जब उनको तकलीफ़ हुई और जब उन्होंने एंजियोग्राफी की तब पता लगे कि उनको 100% ब्लॉकेज है या 90% ब्लॉकेजेस है। अब वहाँ पे जो एंजियोप्लास्टी होती है दैट इज़ ओनली फॉर रिवेस्कुलाइजेशन, जो स्पेस है उसको हमने बस वाइड कर दिया है, लेकिन उस ब्लॉकेजेस बनने की प्रोसेस को हमने वहाँ पे अभी तक रोका नहीं।
मतलब उस प्रोसेस को भी अगर हमने नहीं रोकते हैं तो जो स्टेंट डला हुआ है, जो स्प्रिंग डली हुई है, उसके ऊपर भी री स्टेनोसिस डेवलप हो जाता है, रीडिपोजिशन हो जाता है, जो काफ़ी पेशेंट में दिखाई देता है। इसीलिए रिपीट दूसरा भी स्टेंट डालने की नौबत आती है। और अगर स्टेंट की जगह नहीं बचती है तो फिर नॉर्मली बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी ये सजेशन होता है कि दूसरा रास्ता आप जोड़ दो, आपकी बॉडी का एक जिसका एंडोथेलियम अच्छा है, ऐसे एक ब्लड वेसल आपके दूसरे रास्ते पे जोड़ दो। तो ये जो है सर्जिकल ओपिनियन है, ये टेम्पररी उस टाइम के लिए सूटेबल है जहाँ पे डर का माहौल होता है या जहाँ पे बहुत हेवी इमरजेंसीज है। अब जिन पेशेंट्स को ये लगता है कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी है तो उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन माधव बाग का मैं बताऊंगा, जो हमारी ट्रीटमेंट है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण SHS, जिसके अंतर्गत 7 डेज का हमारा रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट होता है। अब वहाँ पे ब्लॉकेजेस किस कारणवश आए हैं, आपके डायबिटीज़ की वजह से आ रहे हैं, सिर्फ आपके मोटापे की वजह से आ रहे हैं, या सिर्फ आपके बीपी की वजह से आ रहे हैं, या आपका मेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसकी वजह से आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका पंचकर्मा प्लान होता है। फिर आपके ब्लॉकेज रिवर्स करने में हम आपको मदद करते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकेज डेवलप हो रहे हैं हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल से, तो उसको कम करने के लिए हमारे ही बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल काम करता है। लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल लीवर के अलावा कोई भी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, इसलिए लीवर को भी हमें मदद में लेना पड़ेगा। तो लीवर के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी डाइट थेरेपी। तो डाइट में सबसे पहले तो हमारा कैलोरी कंट्रोल, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, गुड प्रोटीन, हाई फाइबर, ये सारे प्रिंसिपल्स हमें अपनाने पड़ते हैं। दूसरा चीज़ होता है रेगुलर एक्सरसाइज। बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज की आदत नहीं होती है, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है, वो आदत हम लगवाते हैं 7 डेज़ में। उनको ये फ़र्क समझ में आता है कि मेरा ये एक्सरसाइज करने के बाद में बीपी काफ़ी अच्छा डाउन हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है, शुगर मेरी अच्छी खासी नॉर्मलाइज हो रही है, मेरे जो सिम्टम्स है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार हो रहा है। तीसरा आता है पंचकर्मा, जैसे मैंने बताया संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। इसमें पंचकर्मा में 3 प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सेंट्रीपिटल ओलिएशन मतलब सर्वांग स्नेहन होता है, दूसरा होता है पर थर्मल वेंटिलेशन मतलब स्वेदन कहलाता है जिसमें हम स्टीम देते हैं, और तीसरा होता है एनिमा पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे तीनों प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन का प्रिंसिपल आपके बीमारी के हिसाब से अलग अलग होता है कि मुझे आपका शुद्धिकरण तो करना है लेकिन किस एंगल से करना है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद में चौथा है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपको हम छोटा सा गेट टुगेदर प्रोग्राम रखते हैं या अवेयरनेस होता है। जब तक कोई चीज़ के बारे में आप अवेयर नहीं हो तब तक आपको स्ट्रेस ही आता है। जैसे ब्लॉकेजेस है, पहले पता नहीं होता, अचानक समझ में आता है कि ब्लॉकेजेस है तो स्ट्रेस डेवलप होता है। तो वो उसका मिथ क्या है और उसका फैक्ट क्या है ये समझाने के लिए हमारे डॉक्टर्स का वहाँ पे एजुकेशनल अवेयरनेस होता है कि एक्चुअल ब्लॉकेज क्या है, एक्चुअली अटैक क्या है, आपके कंडीशन में क्या हुआ है, आपको किस तरह से फॉलो करना है। ये सारे लेक्चर्स वहाँ पे होते हैं। जो हम डाइट पेशेंट को देते हैं उसके बारे में हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि आपको 0 ऑयल कुकिंग कैसे बनानी है, आप उसी खाने को टेस्टी कैसे बना सकते हो विदाउट ऑयल। तो इस तरह का हम लेटर लेते थे। वापस हवन भी होता है हमारे यहाँ पे, ताकि जो आप काफ़ी बाहर की दुनिया में स्ट्रेस लेके झेल रहे हो वो आपका 7 दिन में कम से कम 70-80% तो कम हो जाए, और आपको ये पता लगे कि हम ये घर में भी फॉलो कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। और यही चारों चीज़ें हमने अगर फॉलो की तो 5वां सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा ड्रग टैपरिंग। मतलब जो एलोपैथिक मेडिसिन हम खा रहे हैं जिसके ऊपर हमारे पैरामीटर्स सब डिसाइड होते हैं, तो वो पैरामीटर नॉर्मल आने के बाद में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और बाद में 0 होती है। उसके बाद आपको सिर्फ आपका डाइट और लाइफस्टाइल ये सब मेंटेन करके चलना है विथ अकॉर्डिंग टू माधव बाग। मतलब 7 डेज में काफ़ी कुछ जो रिलीफ होकर निकलता है, बट उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है सर? उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। अगर आपको लाइफ आपकी एंजॉय करनी है तो वो डिसिप्लिन तो फॉलो ही करना पड़ेगा। हमें गाड़ी हमारी अगर सेफ रखनी है सालों साल तक तो हमें सारा क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर सब मेंटेन रखना पड़ता है। अगर एक भी चीज़ ख़राब होती है, अगर क्लच भी हमारा ख़राब है तो गियर काम नहीं करेगा, गियर काम नहीं कर रहा है तो एक्सीलेटर नहीं काम करेगा या ब्रेक नहीं काम करेगा, तो गाड़ी आप चला ही नहीं पाओगे। वैसा ही आपका सिस्टम अगर आपको तंदुरुस्त रखना है तो आपको कुछ डिसिप्लिन फॉलो ही करने पड़ेंगे, और वो डिसिप्लिन के लिए आपके लिए क्या प्रिंसिपल अलाउड है वो आपको वहाँ पे 7 दिन में मिलते हैं। बिल्कुल।
तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि लैंसेट नाम का एक जर्नल है, इंटरनेशनल मैगजीन ऑफ कार्डियोलॉजी है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है और करीब 150 से अधिक रिसर्च पेपर्स हैं जिन्होंने माधवबाग के SHS यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस को उन्होंने मान्यता दी, रिकॉग्निशन मिला है। और इसके कारण रिजल्ट्स भी देखने को मिला है कि कई सारे पेशेंट्स, भले वो हार्ट के न हो लेकिन डायबिटीज़ हो, ओबेस हो या हाई BP हो, ये पेशेंट्स भी ठीक होकर वापस लौटे। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी है तो आपको सिर्फ एक फ़ोन नंबर पे मिस कॉल देना है 022489300202। इस पर एक मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि आपने कहा कि बैड लाइफस्टाइल और बैड लाइफस्टाइल के कारण वो ब्लॉकेजेस का डेवलप होना या डाइट भी कभी कभी ठीक नहीं रहता उसके कारण। तो एग्जैक्टली पेशेंट ने क्या खाना चाहिए या एक नॉर्मल इंसान ने, ताकि ये ब्लॉकेजेस ना हो, क्या खाना चाहिए और कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए, इसके बारे में कुछ आइडिया है? राइट। बेसिकली जो हम डाइट लेते हैं, इंडियन जो डाइट रहता है 2000 किलो कैलोरी का डाइट एवरेजली हम कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे हम 2000 कैलोरीज एक दिन में तो कभी बर्न नहीं कर सकते हैं। एवरेज अगर हम देखें तो लेबर क्लास के भी लोग अगर हैं तो वो 900 to 1000 किलो कैलोरी ही बर्न कर पाते हैं, इतना हेवी वर्कआउट के बाद में भी। तो हम तो उनका अगर 50% भी मान के चले, 550 कैलोरीज भी, तो हमारा डाइट उतना ही कैलोरी का होना चाहिए। तो माधवबाग में हम प्रिंसिपल बताते हैं कि 800 किलो कैलोरी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल डेली का 800 किलो कैलोरी, क्योंकि उतनी ही हमारी रिक्वायरमेंट होती है। एक्सेस जितनी भी कैलोरी है वो सारी हमारी फैट के रूप में स्टोर होती है, तो वो लीवर में स्टोर होंगी। तो लीवर अगर पूरा भर जाएगा तो फैटी लीवर कहलाएगा। उसके बाद में लीवर के पास जगह नहीं है तो वो यहाँ वहाँ जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वहाँ डिपॉजिट होगी। जैसे किडनी में अगर जमा हो रही है तो नेफ्रोपैथी डेवलप होगी, अगर हार्ट के अंदर जमा हो रही है तो ब्लॉकेज डेवलप होंगे, अगर ब्लड में ही घूम रही है तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब डेवलप होंगे, मोटापा डेवलप होगा, सेंट्रल ओबेसिटी, पेरिफेरल ओबेसिटी, ये सारी जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसीलिए कहा जाता है कि जितना आप डाइट ले रहे हो उतना आपके कैलोरीज का कंजम्पशन हो नहीं रहा है। और वो कंजम्पशन आपको कब होगा? जब आप एक्सरसाइज करोगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे लाइफस्टाइल का बहुत अहम पार्ट है कि सुबह जल्दी उठ के आप एक्सरसाइज करो। बहुत लोग हमें बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर हमने 1 घंटा भी कम सोया या 1 घंटा हमारे जो शेड्यूल है ये पूरा अगर पहले खींच लिया तो हमें उतना 60 मिनट्स सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, जिसमें आप योगा कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। मतलब आपके कैलोरी एक्सपेंस होने चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट एक मसल है और ये मसल 24 घंटे काम कर रहा है। तो उस मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइज करने ज़रूरी होते हैं, जहाँ पे कोई डंबल्स है, स्क्वाट्स है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, पुशअप्स है, ये सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं। लेकिन आपके हार्ट की अभी की कंडीशन जानने के बावजूद बाद में ही आप वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका हार्ट बहुत ही पोर कंडीशन में है तो पहले आपके लिए थोड़े सिंपल एक्सरसाइज हम फॉलो कराते हैं, उसके बाद में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाते फिर आपको उस लेवल पे लेके जाते हैं ताकि आपका वो स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि पावर और स्ट्रेंथ, मतलब मैं 200 किलो वज़न एक साथ उठा सकता हूँ, ये मेरी पावर हो गई। लेकिन वही 200 किलो वज़न उठा के अगर मैं कुछ कदम चल रहा हूँ, कितना मैं कदम चलूँगा, कितने मिनट चलूँगा, वो मेरी स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो वैसे हार्ट है, हार्ट के अंदर तो मैक्सिमम हार्ट बीट की कैपेसिटी है, लेकिन वो आपको कितने साल तक काम करने वाला है वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। तो अगर 100 साल की हमें लाइफ चाहिए तो उस हार्ट की स्ट्रेंथ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो दर्शक देख रहे होंगे, बहुत लोगों की तो ज़्यादा उम्र हो गई होगी या 50 क्रॉस कर लिया होगा, तो जितना भी हमारा हार्ट की स्ट्रेंथ बची हुई है उसी को हमें कंजर्व करना है और उसको हमें अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करना है। राइट। हम आपको बता दें कि माधवबाग ने अब तक 10 लाख से ऊपर पेशेंट्स को ट्रीट किया, चाहे वो ओबेसिटी हो या फिर बाद में हाई BP हो या फिर कोलेस्ट्रॉल हो या फिर हार्ट को लेकर रिलेटेड हो प्रॉब्लम्स, इन सब के ऊपर एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि एक और वीडियो देखेंगे हम, जिसमें एक पेशेंट अपने एक्सपीरियंसेस गिना रहा है एट माधवबाग आफ्टर गोइंग फॉर दिस 7-day रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट। द वीडियो प्लीज़। मैं भीवजी पवार, राजीव गांधी वार्ड, मुल्ताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई, जिससे मैं सांस लेने में बहुत तकलीफ जा रही थी और चलने फिरने में भी बहुत थक जाता था मैं। और रात में जब सोता था तो अचानक आँख जैसी बंद हुई, ऐसा मतलब सांस बिल्कुल बंद हो गई, ऐसा करके अचानक उठता था और पसीना वसीना आता था बहुत जम के। ये हुआ, इसके लोकल वहाँ पर मुल्ताई में जहाँ स्थाई, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ इलाज करता रहा, 2-3 महीने करवाया। वो दवाइयाँ देते थे, उसका वैसे वर्तमान में तो रिलीफ मिल जाता था,
लेकिन आगे चल के फिर वो और तकलीफ बढ़ती गई। फिर ऐसे ही हमारे मित्र भी जो पंजाब पवार हमारे साथ में आए, वो यहाँ से इलाज करा के जा चुके थे, उनने मेरे को साथ में लेके आया और यहाँ पर इलाज करा और मैं करीब 10 दिन यहाँ एडमिट रहा। एडमिट रहने पर यहाँ पर नाइट में दिन में प्रॉपर्ली सब मैडम वगैरह बाकायदा इलाज करती थी और योगा वगैरह भी कराते थे, समय समय पे भोजन डाइट वगैरह मिलता था। इससे 10 दिन में मेरा 5 किलो करीब वेट भी कम हो गया। मशीन पे चलता था तो 7-8 मिनट चलता था, थक जाता था, बीपी मेरा बढ़ जाता था। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ अपने इलाज कराया उसके बाद में 12 से 13 मिनट में कंटिन्यूस उस मशीन पे चलता था। माधव बाग में आके यहाँ के अगर अपन ने हेल्दी लाइफ अपन ने यूज किया तो किसी प्रकार की किसी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, ना ही कहीं डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता, ना हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। प्रॉपर्ली यहाँ के डाइट पे आपको करना पड़ेगा और योगा जो होता है, योगा अगर खान पान पे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि माधव बाग ने, जैसे सर ने कहा कि पंचकर्मा के अलावा डाइट, आहार विहार, ये सारी चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है। नॉट ओनली दैट, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी हवन वगैरह के ज़रिए ये पेशेंट्स को एक पॉजिटिविटी देते हैं, जिससे कि इसका इलाज पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। इसके लिए माधव बाग ने पेशेंट्स को कांटेक्ट में रखने के लिए एक ऐप डेवलप किया जिसको कहते हैं MIB पल्स। ये MIB पल्स में करीब 450 डॉक्टर से भी ऊपर डॉक्टर्स के एक्सपर्ट गाइडेंस और विचार है ऑन डिफरेंट इश्यूज़ लाइक एक्सरसाइज, डाइट, ये योगा, मेडिटेशन, इन जैसी चीज़ों पर। और 1000 से भी अधिक वीडियो क्लिप्स है जो इन सब चीज़ों का मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ पर लगाए गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ प्ले स्टोर जाके डाउनलोड करना है ये ऐप को, MIB पल्स। और नॉट ओनली दैट, इसमें ये फ़ायदे तो होते ही है, अलावा उसके आप माधव बाग के डॉक्टर्स के संपर्क में रहोगे। भले ही आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई हो, लेकिन डॉक्टर्स की निगरानी में रहोगे क्योंकि ये सब मॉनिटरिंग भी करता है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं और वो है कि सर्जरी, आपने कहा कि सर्जरी तो इमरजेंसी में उन्होंने किया किसी पेशेंट ने, और कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद कहिए, बिकॉज उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर पाया हो, तो ये फिर से रिकरेंस होने की चांसेस है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सर्जरी तो ये टेम्पररी सोल्यूशन है कि वहाँ पे रिवैस्कुलेशन किया या फिर वेसल्स का जो रास्ता चोक हुआ था या ब्लॉक हुआ था उसको हमने वाइड कर दिया। अब वहाँ पे प्रोसेस अगर आपने नहीं रोकी, अगर आपने डाइट वैसा ही रखा तो आपकी ये प्रॉब्लम दोबारा डेवलप हो सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद भी हमें रेस्ट एडवाइस की जाती है या फिर डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, जहाँ पे पेशेंट स्टेबल दिखता है डॉक्टर को तो वहाँ पे भी लोग डॉक्टर्स योगा एक्सरसाइज ये एडवाइस करते हैं। और डाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डाइट चार्ट प्लान करके देते हैं, लेकिन लोग आसान रास्ता चुनते हैं कि मेडिसिन खाओ और कंट्रोल में रहो। तो वहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि अगर सभी डॉक्टर्स एक ही मत पे है कि आपको अगर लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, डाइट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, तो पेशेंट वो छोड़ के हमारे कंफर्ट जोन में आके ही ट्रीटमेंट लेता है। तो इसीलिए अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो रिकरेंस बार बार आना चालू होता है। जैसे आपने देखे कभी एक स्टेंट के बाद दूसरा स्टेंट, तीसरा स्टेंट डालना पड़ता है, अल्टीमेटली बाईपास के लिए भी जाना पड़ता है। जहाँ पे अगर जगह बची ही नहीं स्टेंट डालने के लिए तो बाईपास करना ही पड़ता है। तो रिकरेंस टालने के लिए आपको वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ दो किस्म के पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, एक वो जिन्होंने सर्जरी नहीं कराई या बाईपास नहीं कराई और एक वो जिन्होंने ये कर लिया है। दोनों के लिए 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट बिल्कुल कारगर है, आपका कहना है। सर, महंगाई को देखते हुए ऐसा होता है कि कई सारे पेशेंट्स जो है उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इनके लिए आपके पास कोई विशेष सुविधा है? हाँ, महंगाई को देखते हुए हमारे पास में फाइनेंस सुविधा भी अवेलेबल रहती है कि जो आपको इकट्ठा पैसा अगर नहीं देना हो रहा है तो आप 0% फाइनेंस पे आप उसको किस्तों में आप पेमेंट कर सकते हो, जिसमें हमारा कुछ इंटरेस्ट लगता नहीं है। बस जो है आपका पेशेंट की सुविधा तुरंत ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। दूसरा, हमें ये देखना है कि एलोपैथिक का जो खर्चा है, एलोपैथी मेडिसिन का, ये हमें लाइफ टाइम अगर हम निकाले या मान लो आज से अगर 20 साल का भी खर्चा पकड़ के चले तो उसका सिर्फ 10% खर्चा आपको माधव पे लगने वाला है। और जो 4 चीज़ें मैंने बताई, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें अगर हमने सिर्फ प्रिंसिपल समझ लिया कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि ये फ्री में है, जो हम ऑलवेज हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वही हम करते नहीं हैं, तो ये अगर 3 चीज़ें हमने की तो चौथी चीज़ जो बचती है सिर्फ पंचकर्मा, जो हम खुद का खुद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए माधव बाग आपको हेल्प कर रहा है। तो 75% रोल ये पेशेंट के खुद के हाथ में है कि आने वाले खर्चे अपने वो बचा सकते हैं। तो एक बार आपको लगता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी फाइनेंस सुविधा है या मेडिक्लेम जैसी सुविधा है जो आप रीइंबर्समेंट ले सकते हो।
और उसके बाद में आपको अगर आगे भी नहीं खर्चा होना है, क्योंकि हार्ट अगर कमज़ोर है तो रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत पड़ती है। चार्जेस तो हाँ, और चार्जेस तो हर जगह लगते build up हो हैं, जाते और हर जगह आप माधवबाग में इमरजेंसी में नहीं आते हो, तो आपको जहाँ पे आपके रिलेटिव लेके जाएंगे वहाँ पे आपको भर्ती होना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर पैसे की वजह से आपको ट्रीटमेंट में अगर कम ज़्यादा हो गया तो फिर कुछ अनहोनी चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये समझना है, मेरे अगर फ्यूचर खर्चे बचाने हैं तो लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, और उसी चीज़ के प्रिंसिपल माधवबाग में आपको सिखाए जाते हैं। जी। डिफरेंट। तो आज हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने कैसे माधवबाग की जो खूबियाँ वो गिनाई। नंबर 1, इनके पास एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसको वो कहते हैं SHS यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जो कि माधवबाग का कॉपीराइट प्रोसीजर है, और इसको रिकॉग्निशन भी मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट मैगजीन्स में, जर्नल्स में। नंबर 1। नंबर 2, जैसे सर ने कहा, आपके हेल्थ के साथ साथ आपके पैसे का भी या आपके पॉकेट का भी ख्याल रखा जाता है, मतलब आपके ऊपर ये बर्डन ना आए, इसलिए इजी इंस्टॉलमेंट्स या आरोग्य फाइनेंस या मेडिक्लेम जैसी सुविधाएं, जिससे आप आपके जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको आप ओवरकम कर सकते हो। 3, सर ने जैसे कहा कि MIB पल्स नाम का एक ऐप है, उस ऐप के ज़रिए आप डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहोगे। नॉट ओनली दैट, वो एक गाइडेंस भी मिलता है आपको डिफरेंट इश्यूज़ पर, जैसे योगा, मेडिटेशन या फूड या एक्सरसाइज को लेकर। उसमें 450 से अधिक डॉक्टरों की जो सलाह या गाइडेंस है वो आप एडवांटेज ले सकते हो। और माधवबाग के पास एक ऑथेंटिकेटेड प्रोसीजर है जिसको कॉपीराइट प्रोसीजर बोलते हैं, उसके ज़रिए नॉट ओनली हार्ट बट BP, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल या अदर प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड टू हार्ट, वो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।